बंगाल हिंसा को लेकर 2 दिवसीय दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 5 मई को राष्ट्रव्यापी धरना देगी बीजेपी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कोरोना वैक्सीन को लेकर अपील। कोरोना की लड़ाई में सभी दल केंद्र के साथ करें सहयोग। दिल्ली में कोरोना से 448 मरीजों की मौत, 18,043 नए मामलों की पुष्टि। केजरीवाल सरकार ने सेना से मांगी मदद। और कोरोना की भेंट चढ़े नोएडा में करोड़ों के प्रोजेक्ट। प्रवासी मजदूरों के पलायन से कम नहीं रुकावट। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना काल में जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्वास्थ्य कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में सरकार का काम आसान कर रहे हैं। तो ऐसी इंसानियत की गजब मिसाल कर रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर जावेद खान नाम का ऑटो चालक कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर्स और आइसोलेशन केंद्रों में ऑक्सीजन पहुंच रही है। तो यहां उनके इस काम की भोपाल में भी काफी ज्यादा तारीफ हुई है और उनको इसको लेकर काम को करने की इजाजत दे दी गई है। और पिछले 24 घंटों में देश भर में 3,92,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। तो वहीं एक्टिव केसों की तादाद की बात की जाए तो करीब 33,50,000 के आसपास पहुंच गई। वहीं कुल मिलाकर अब तक 15 करोड़ 68 लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। और इसी के अलावा कुल केसों की संख्या की बात करें तो 1 करोड़ 95 लाख के पास पहुंच गई है। और अब तक 2,15,000 से ज्यादा लोग वक्त से पहले ही मौत के मुंह में कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। और ऐसे में जावेद खान जैसी अनगिनत लोगों की इस तरह की पहली खासी कारगर साबित हो रही है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम जाते थे मरीजों को लेने, तो हम जगह जगह रोका जाता था। को हमें मालूम नहीं था कि ऑटो इसकी परमिशन लेना पड़ती है। मैंने तो सेवा भाव से ये काम करा था। महामारी फैली हुई है पूरे अपने देश में, तो मैं सोचा कि क्यों ना हम लोगों की मदद करें। तो मैं मदद करने निकला था। मुझे नहीं मालूम कि इसकी परमिशन होती है नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर ऑटो होता है, पुलिस सबको रोकती है। पुलिस रोका मुझे, मुझ पर कार्रवाई भी हुई, 188 की धारा भी हुई। और मैं चला रहा था, मुझे मालूम नहीं था पहले कि इसकी परमिशन लेना पड़ती है। तो मैंने सेवा भाव से गाड़ी ऑटो चलाया था अपना। फिर मैं 12 बजे मेरे साथ ये हुआ, तो मैंने गाड़ी फिर चलाई नहीं शाम तक। फिर शाम तक फोन आता पुलिस विभाग से और मुझे कहते हैं कि आपको परमिशन कर दी गई है, आप कोई नहीं रोकेगा, आप अपना काम करिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की। क्योंकि आमतौर पर ऑटो को परमिशन नहीं होती ऐसा चलाने की, मुझे मालूम नहीं था। तो मैं उधर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। और दिल्ली में पहली बार इस तरह की व्यवस्था के तहत प्लांट लगाया गया है। और ऐसे में प्लांट लगने के बाद बेड पर पाइपलाइनों के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। तो यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के कोविड केयर सेंटर से जुड़े डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने बताया कि इस प्लांट के जरिए 18 से 20 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। तो यहाँ आपको बता दें कि ये प्लांट HCL फाउंडेशन की ओर से दान के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए एक अस्थायी इंतजाम किया गया था और इसलिए यहाँ मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन देने का काम होता था। और इससे पहले की बात की जाए तो किसी तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बदल कर बारी बारी से मरीजों को ऑक्सीजन देने का काम चल रहा था। और ये कोविड केयर सेंटर मुख्य रूप से ऑक्सीजन युक्त बेड के चलते ही चर्चा में था। आप लोग को पता ही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज है और जब हम डिपेंडेंट होते हैं सिलेंडर्स पे और उसमें, तो इस तरीके की प्रॉब्लम सप्लाई चेन की वजह से आती हैं ऐसे सेंटर्स पे। तो उसको ओवरकम करने के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हमने यहीं पे एक ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट लगाया है। सिंपल शब्दों में एक तरीके का ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, लेकिन जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस एक प्लांट से हम करीब 18 से 20 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं।
एंड रेगुलर सप्लाई रहेगी, कोई सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट नहीं है, बाकी के सोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं है, और बहुत ही इको फ्रेंडली है। कोई ना ज़्यादा आवाज़ होती है इससे, ना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है। सो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द डोनर्स, HCL फाउंडेशन जिसने ये सपोर्ट किया हमें इस चीज़ के लिए, इस आइडिया को। हरियाणा के सिरसा में सरकार की ओर से जिले में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए ऑक्सीजन का कोटा 2 MT से 7.5 MT कर दिया गया है। और वहीं खाली सिलेंडर की कमी की बात की जाए तो अभी भी सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या दूर नहीं हो पाई है। वहीं रविवार को डबवाली रोड स्थित ऑक्सीजन गैस एजेंसी के बाहर काफी संख्या में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतार में लगे हुए नजर आए। तो यहाँ ये तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अधीन ली है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेने वालों को पहले अधिकारियों से पर्ची बनवानी पड़ती है, तो फिर गैस एजेंसी पर पहुंच सिलेंडर लेना पड़ता है। तो यहाँ अस्पताल स्टाफ को 2-2 घंटे तक लाइनों में खड़े होकर सिलेंडर लेना पड़ रहा है। ही है, मगर सरकार के सहयोग से काम चल रहा है। जिनको बहुत जरूरी है उनकी पूर्ति हो रही है। कोटा आज शाम तक आने की उम्मीद है। अगर वो आ जाता है तो किसी प्रकार की शहर में कोई कमी नहीं रहेगी। दुकान में डॉक्टर साहब बैठे हैं, DI साहब बैठे हैं, वो पास करके दे रहे हैं, तो हम बाहर बैठे उनको सप्लाई दे पा रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री और जिले के कोविड प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया ने सोनी गांव में होम आइसोलेट मरीज के परिजन से चर्चा कर कुशलता को पूछा और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली। तो यह शीघ्र स्वस्थ होने की बात कही गई। राज्य मंत्री OPS भदौरिया ने कोरोना से बचाव के लिए समस्त भिंड जिले सहित प्रदेशवासियों को टीकाकरण लगवाने का आग्रह किया और साथ में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार S और SP मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। मई से पूरे देश में, प्रदेश में और हमारे भिंड जिले में भी कोरोना के खिलाफ 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का ये मत है कि कोरोना जैसी भीषण बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन करें और अपने परिवार के लोगों को टीकाकरण कराएं। अपना स्वयं का और परिवार के लोगों का जीवन सुरक्षित करें। याद रखिए, जीवन अमूल्य है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बनारसी साड़ियां काशी की पहचान है, लेकिन अपने हुनर पर इतराने वाले बनारसी साड़ी के कारीगर इन दिनों भुखमरी से जूझ रहे हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बनारसी साड़ियों का कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गया है और हालात ये हैं कि बनारस के जिन बुनकर बस्तियों के करघे की आवाज सुनाई देती थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। तो बुनकरों की माने तो इस मंदी के कारण उनके आधे से ज्यादा करघे बंद हो चुके हैं। तो यहाँ बुनकरों की मांग है कि सरकार उन्हें अब किसानों की तरह राहत पहुंचाए और आर्थिक मदद करे। आपको बता दें कि देश के बड़े हस्तकला, लघु कुटीर उद्योगों में वाराणसी की बनारसी साड़ी का उद्योग भी शामिल है और वाराणसी में इस कुटीर उद्योग से लगभग 5 लाख बुनकर सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और यहाँ बुनकर का हाल पहले से ही ज्यादा खराब हो गया था और अब कोरोना की मार के कारण हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बुनकरों के करघों पर ताले लग गए हैं और काशी की बनारसी साड़ियां जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बना रखी, तो अब बुनकरों या फिर गद्दीदारों के दुकान की शोभा बढ़ा रही है। लॉकडाउन ने बनारसी साड़ी के कदरदानों को लोक कर दिया है, तो यहाँ पावरलूम बंद पड़े हैं और ऐसे में बनारसी साड़ियां और बुनकरों का ऐसा हाल देख ये साफ तौर पर गलत है। तो यहाँ बनारस में बुनकर बेहाल हैं और बनारसी साड़ियां बीमार हैं। हमारा कारोबार पिछले लॉकडाउन से जो बंद है तब से स्थिति जो खराब है, थोड़ा बहुत बीच में जो है नवंबर दिसंबर महीने में जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है लगन शुरू हुई तो कुछ थोड़ा बहुत चला। उसके बाद फिर जो है ये जनवरी के बाद से जो है पूरा का पूरा बंद है और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हम लोग जो है पिछले 1 महीने से जो है पूरा घर में ताला लगा हुआ है,
किसी बुनकर के पास समझ लीजिए कि जो है काम नहीं है, तो देख आपके सामने है, देख लीजिए पूरा पावर लूम बंद है, चाहे पावर लूम हो या हैंडलूम है, सारी की स्थिति वही तरीके की है। सारे बुनकर चाहे इससे जो लगे हैं, इसमें जो है जरी वाले भी लगे हुए हैं, कटिंग वाले लगे हुए हैं, डाई वाले लगे हुए हैं, सारे जितने भी इस पावर लूम या कारगे हैंडलूम से लगे हुए हैं, सारे के सारे परेशान। मैं बुनकारी करता हूँ, साड़ी बनाता हूँ और गद्दीदारों को बेचता हूँ। पिछले 1 साल से इस महामारी की वजह से हमारा कारोबार पूरा चौपट हो गया है और हम लोग के पास ना पहनने का कपड़ा है, ना खाने को दाना है। सरकार चाहती है इन लोगों को जीते जी मुआ दिया जाए और सरकार हम लोग की नहीं सुनती है। सरकार को इलेक्शन कराना रहा तो कहीं महामारी नहीं थी, पूरी भीड़ जुटाई, 55 लाख की भीड़ जुटाई, यहाँ तक कि वहाँ पे हरिद्वार में 25 लाख आदमी को स्नान करवाया, वहाँ महामारी नहीं फैली। अब हम लोगों का 1 हफ्ता का त्यौहार बचा है, बच्चे कहते हैं अब पर्सल कपड़ा नहीं बना था, इस बार कपड़ा तो बनवा दीजिए। इस बार और हालत खराब है कि अपने को पहनने को कपड़ा नहीं, ये गंजी पहन के गुजारा कर रहे हैं, बाहर निकलना रहता है तो गमछा डगा लेते हैं। ये हालत है। अरे हम लोग बुनकारी करते हैं। किस चीज का? साड़ी बनाते हैं पावर लूम पे। तो कैसा चल रहा है आपका? अरे साल भर से रोजगार हम लोगों का बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। क्यों? अरे लॉकडाउन चल रहा है, आदमी परेशान इसी में है। तो शादी ब्याह का ऑर्डर नहीं मिल रहा है? शादी ब्याह में कैसे? उधर यूपी के सिद्धार्थनगर के पीठासीन अधिकारी की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल यहां 12 प्रत्याशियों का परिणाम दूसरे परिणाम के साथ मिला दिया गया, जिसकी शिकायत प्रत्याशियों ने जिलाधिकारी से की। बता दें कि ग्राम सभा हरदासपुर की न्याय पंचायत शिवनगर क्षेत्र संख्या 12 और 13 बूथ संख्या 43 एक ही मत पेटी में बैलेट पेपर पर क्रमांक 12 और 13 अंकित नहीं था, जिसके मतगणना में परेशानी का कारण बन गया। तो यहाँ 12 प्रत्याशियों का जीत हार अधर में पड़ गया और ऐसे में अब देखना यह है कि प्रशासन कौन सा कदम उठाती है। और इतना ही नहीं, जब शिकायतकर्ता टेबल नंबर 6 के आरओ से मिले तो उल्टा आरओ ने उन्हें धमकाया और उन्हें उल्टे पांव यहां से भागना पड़ा। नंबर 12 और 13 बूथ संख्या पे 43 पे वोट पड़ा, जिसमें से 12 और 13 का दोनों का वोट एक ही में पड़ गया। और यहाँ जब हम लोग मतगणना कराने आए हैं तो यहाँ मतगणना हो नहीं पा रहा। वो कह रहे हैं कि 12 का कौन है 13 का कौन है, कैसे किया जाए, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो और पीठासीन अधिकारी की गलती के कारण ये हुआ है। कितने प्रत्याशी हैं? टोटल 12 प्रत्याशी हैं, 12 और 13 दोनों वार्ड मिला के 12 प्रत्याशी हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब या तो मतगणना सही से हो जाए या दोबारा री इलेक्शन हो जाए, दोबारा इलेक्शन हो। तो इससे संबंधित किसी अधिकारी से मिले? जी, डीएम साहब के पास हम लोग गए थे, अपना मतलब आवेदन डाल के आए उनके पास। अब वो कह रहे हैं जांच होगी। कोरोना महामारी के दौर में देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और शहर के बड़े निजी अस्पतालों और सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ईएसआई मेडिकल कॉलेज भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर असमर्थता जताते हुए बैनर लगा चुका है। उधर कांग्रेस पार्टी के विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि आज सेक्टर 31 में बने एक गोदाम से उन्हें भारी मात्रा में भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। साथ ही मीडिया की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने बीजेपी में बड़े नेता पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पहुंचे थे, क्या था मामला और कैसे जो है शटर को तोड़ने का प्रयास हुआ और कितने सिलेंडर यहाँ पर जो है बरामद हुए, क्या है मामला? ऐसे इसको तोड़ने का प्रयास नहीं हुआ, इसको खोला गया है हमारी हाजिरी में जी। इसमें 45 से 50 के आसपास गैस सिलेंडर हैं, छोटे और बड़े। तो हमने ड्रग इंस्पेक्टर को बुलवाया है, तो तरुण सेठ इसका मालिक है जिसका यहाँ ऑफिस है, उसको बुलाया है। अगर कहीं भी कोई इसमें नाजायज होंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अच्छा, कुछ बता रहे हैं दिल्ली के लोग हैं या फरीदाबाद के लोग? ना, अभी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब इन सिलेंडरों को कब? ड्रग इंस्पेक्टर के आने के बाद में जो उचित होगा हम करेंगे। ऐसे में चेकआउट करने पर ही पता चलेगा, गलत होगा तो हर हालत में इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज मैंने सुबह 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, आपको याद होगा, क्योंकि 1 तारीख को जूम की मीटिंग में सारे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भाजपा विधायक ने कहा, नरेंद्र गुप्ता जी ने, कि आपने आरएसएस को 15 की जगह 13 सिलेंडर क्यों दिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, ये कोई एक वाकया नहीं है, ये तो गलती से उनके मुंह से निकल गया। ऐसे पता नहीं कितने डेली ये गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको सिलेंडर मिल नहीं रहे। और हम कई दिन से लगे पड़े थे, हमने अपने लोगों का जाल बिछा रखा था,
कहाँ कालाबाजारी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। हम 2 दिन पहले भी गए थे एक सपोर्ट पे, वहाँ में सिलेंडर नहीं मिला। आज सौरभ भारद्वाज जी वॉइस ऑफ फरीदाबाद से लाइव कर रहे थे, हमने देखा, देखते के संग हम तुरंत यहाँ आए और यहाँ 50 से ज़्यादा सिलेंडर पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न, ये आप अपना कैमरा पीछे करिए, इस गोदाम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इस गोदाम वाले ने सोनू लड़का जो कि सिलेंडर के लिए आया था, उसके कहने लगा जी हम तो आते इसको पहचानते नहीं, तो दूसरे ने कहा कि सीसी कैमरे में पता लग जाएगा। इसका मतलब इनका सीसी कैमरा काम भी कर रहा है और उस सीसी कैमरे में सारा रिकॉर्ड है। ये बात 50 सिलेंडर की नहीं है, इस एक गोदाम से हजारों सिलेंडरों की हेरा फेरी हुई है और ये 1000 सिलेंडर नहीं हो सकते, ये 1000 जिंदगियां हैं आज। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरु जी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरु जी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु जी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए, पत्नी के नाजायज संबंध से नाराज पति द्वारा पत्नी की हत्या की गुत्थी मुंबई करार पुलिस ने महज 2 घंटे में ही सुलझा लिया। तो यहां आरोपी पति को कुरार पुलिस ने मौके से भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में हत्या के लिए मंगाए गए चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें, हत्या की घटना मालाड पूर्व कुरार पुलिस स्टेशन की हद क्रांति नगर इलाके की है और पुलिस के अनुसार आरोपी महेश सोनी अपनी पत्नी पर अवैध संबंध को लेकर शक करता था और पत्नी अपने पति को छोड़ने की धमकी देती थी, जिससे नाराज पत्नी ने बताया जा रहा है कि जिससे नाराज पति ने पत्नी पूनम की हत्या कर दी। 1 तारीख को दोपहर 12 बजे के आसपास एक महेश सोनी करके जो क्रांति नगर में रहता है, वीर हनुमान रोड पे, तो उसने पत्नी के चारित्र्य के ऊपर शक करके उसको मारा। तो उसके बाद उसके लड़के को बाजू में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया, वो लड़का वहाँ पे आ गया। तो उस समय वो आरोपी वहाँ से भाग गया। लड़के ने अपने दोस्तों के मदद से अपनी माँ को शालिनी ताई हॉस्पिटल क्रांति नगर में वहाँ पे एडमिट किया, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। इसमें आरोपी को हम लोगों ने तुरंत अरेस्ट किया है और यहाँ पे गुना दर्ज करके आगे का तपास कर रहे हैं। आरोपी को 6 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। हत्या के बाद आरोपी भागने की भी फिराक में इस तरह की जानकारी है? बराबर है, आरोपी वहाँ से भागा था, लेकिन हमारे पुलिस और बाकी जो पुलिस मित्र हैं उन सब लोगों ने वहाँ पे 4 टीम बनाई थी और उसको ढूंढ लिया। सर, हत्या का मुख्य कारण क्या माना जा सकता है? नहीं, आरोपी अपनी पत्नी के ऊपर शक करता था और उसके कुछ अवैध संबंध है ऐसा उसका शक था और इसी शक की वजह से वो उसके साथ झगड़ा करता था और उसी में 1 तारीख को यह घटना हुई। आरोपी ने कहां उधर पश्चिम बंगाल में लोगों ने अपने नेता को चुन लिया है। भरतपुर विधानसभा सीट से इस बार के चुनाव में कुल 7 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। भरतपुर विधानसभा सीट से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हिमायू कबीर ने जीत हासिल की है, तो यहां भारतीय जनता पार्टी ने सीट से ईमान कल्याण मुखर्जी और कांग्रेस के कमलेश चटर्जी से उनकी तगड़ी टक्कर थी। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन कांग्रेस पर विश्वास न कर लोगों ने टीएमसी पर विश्वास किया
और यहाँ हुमायूं कबीर को अपना नेता चुना। उन्होंने ईमान कल्याण मुखर्जी को 43,083 वोटों से मात दी है। ना 10 मार्च से 2020 में 6 अगस्त मैं टीम से फिर दूसरा बार शामिल हुआ। नेत्री को मदद मिला, अभिषेक जी को मदद मिला। अभी मैं टीएमसी को एक सैनिक है। मेरा नेत्री ममता बनर्जी, मेरा नेता अभिषेक बनर्जी, और जो निर्देश देगी, जो निर्णय लेगी, वही मैं आगे बढ़ेगी उनको निर्देश लेके। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बनारसी साड़ियां काशी की पहचान है, लेकिन अपने हुनर पर इतराने वाले बनारसी साड़ी के कारीगर इन दिनों भुखमरी से जूझ रहे हैं। तो यहाँ कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बनारसी साड़ियों का कारोबार बेहद ही ठप हो गया है। हालात ये हैं कि बनारस में जिन बुनकर बस्तियों में करघे की आवाज सुनाई देती थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यहाँ बुनकरों की माने तो इस मंदी के कारण उनके आधे से ज्यादा करघे बंद हो चुके हैं। उधर यूपी के सिद्धार्थनगर में पीठासीन अधिकारी की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल यहां 12 प्रत्याशियों का परिणाम दूसरे परिणाम के साथ मिला दिया गया, जिसकी शिकायत प्रत्याशियों ने जिलाधिकारी से की। बता दें कि ग्राम सभा हरदासपुर के न्याय पंचायत शिवनगर क्षेत्र संख्या 12 और 13 बूथ संख्या 43 एक ही मत पेटी में बैलेट पेपर पर क्रमांक 12 और 13 अंकित नहीं था, जिससे मतगणना में परेशानी का कारण बन गया। 12 प्रत्याशियों का जीत हार अधर में पड़ गया और अब देखना यह है कि प्रशासन कौन सा कदम उठाती है। इतना ही नहीं, जब शिकायतकर्ता टेबल नंबर 6 से आरओ से मिले तो उल्टा आरओ ने उन्हें धमकाया और उन्हें उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा। बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुशी जाहिर करने पर पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने तंज कसा है। तो यहां पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता से पूछा है कि यदि हम कांग्रेसी मोदी की हार में अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे तो अपनी हार पर आत्ममंथन कैसे करेंगे। चुनाव में टीएमसी की जीत होने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को एक ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि बीजेपी को पूरी तरह पराजित करने के लिए बंगाल की जनता और ममता जी को धन्यवाद देते हुए मुझे खुशी हो रही है। जाहिर है कि कांग्रेस प्रवक्ता का इशारा राहुल की तरफ है। तो यहाँ बंगाल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और रविवार को बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आए। तो तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई है। दिल्ली में कोरोना से बने हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं सैकड़ों लोगों की जान भी जा रही है। वहीं कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। बता दें कि दिल्ली में 18 से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो यहां आप नेता राघव चड्ढा ने खुद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर इस बात का जायजा लिया। तो दिल्ली में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में एक स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, जहां आप नेता राघव चड्ढा ने जायजा लिया। रोलिंग सर। आज दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करी है। अभी हम यहाँ पर राजेंद्र नगर विधानसभा के न्यू राजेंद्र नगर के एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर लगभग आज 250 से 300 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लगभग 100-150 लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं और मैं सारे जो वैक्सीनेट होने के लिए लोग आए हैं उनसे मैंने अभी बात करी, चर्चा करी। एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, सब बड़े खुश हैं सरकार के एफर्ट से। और थोड़ा बहुत फीडबैक लोगों ने दिया है, वो फीडबैक भी हमने लिया है। हाउ टू ऑर्गेनाइज द क्राउड्स, किस प्रकार से जो लोग लाइनों में खड़े हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ केजरीवाल सरकार ने बनाई है, जिसमें लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कर आ सकते हैं, अपनी वैक्सीनेशन डोज ले सकते हैं। और मैं आज सबको अपील करना चाहता हूँ, सारे यंगस्टर्स को एक
एक यंगस्टर होने के नाते सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेट अपने आप को कराइए। ये एक सुरक्षा कवच है जो दिल्ली सरकार आपको पहनाना चाहती है, इसे ज़रूर पहनिए। ये आपको कोरोना जब से उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, तब से सभी जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देखने को मिली है और यही हाल यूपी की राजधानी लखनऊ का भी है, जहां पर कोविड मरीजों के साथ आम मरीजों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसे देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने टीम 9 का गठन किया, जो जरूरी अस्पतालों को सुविधा मुहैया कराएंगे। बता दें कि इस टीम का गठन लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया है। लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस टीम का गठन कोरोना संक्रमित मरीजों को आवश्यक सेवाओं को मुहैया कराने के लिए किया है, जिसके तहत टीम 9 के सभी सदस्य अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयां समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का काम करेंगे। देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में तत्काल प्रभाव से आज जनपद लखनऊ के लिए भी टीम 9 का गठन किया जा चुका है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, नगर निगम के और मेडिकल चिकित्सीय टीम, सब लोग एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। 9 ये टीमें बनाई गई हैं, जिसमें मुख्य जिम्मेदारी जो दी गई है वो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को सुनिश्चित कराना, टेस्टिंग और ट्रैकिंग होना। इसके साथ ही साथ जो अन्य आवश्यक कार्य हैं कि अस्पतालों में सही से उपचार चले, हमारे जो कोविड घनात्मक मरीज भर्ती हैं, दवाइयों की उपलब्धता रहे, ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति चलती रहे। इसके साथ ही साथ अन्य जनपदों से, शासन से या मंडल से जो समन्वय स्थापित करना, उसके लिए एक टीम बनाई गई है। जनपद में औषधि पर्याप्त मात्रा में मिले, लोगों को दिक्कत नहीं हो, औद्योगिक इकाइयों में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इन सब चीज़ों के लिए एक टीम बनाई गई है। गेहूं क्रय सुचारू रूप से चलता रहे, कहीं किसान बंधुओं को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए एक टीम बनाई गई है। ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए टीम बनाई गई है। जनपद में कारागारों के जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित रहे, वहाँ पे अगर टेस्टिंग की आवश्यकता उसके लिए टीम बनाई गई। इसके साथ ही साथ जनपद में रेलवे से आने वाले, हवाई जहाज से आने वाले या रोड मार्ग से आने वाले बस स्टैंड पे जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो, वहाँ कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए इस प्रकार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ